दिल्ली में 4 से 11 जुलाई के बीच में या फिर अगस्त में आर्टिफिशियल वर्षा करवाई जाएगी। मतलब अब हमारे साइंटिस्ट प्रकृति के विरुद्ध में जाकर के जब चाहेंगे जहां चाहेंगे बारिश करवा सकेंगे। और सबसे बड़ी बात, जब चाहेंगे जहां चाहेंगे बारिश को रुकवा भी सकेंगे। लेकिन ये आर्टिफिशियल बारिश है क्या? इसे करवाया कैसे जाता है? इसका प्रोसेस क्या है? क्या इससे दुनिया में पानी की कमी खत्म हो जाएगी? दिल्ली में क्या ऐसी आफत आ गई कि आर्टिफिशियल वर्षा करवाने की जरूरत पड़ने लगी? अभी तक विश्व में कहां कहां आर्टिफिशियल वर्षा सक्सेसफुली किया जा चुका है, ये सभी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। आर्टिफिशियल वर्षा के बारे में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मतलब ये ऐसा चीज़ है जिससे ह्यूमन, हमारे साइंटिस्ट, इंसान जो है अपने से वर्षा करवाते हैं। एक होता है प्रकृति के रूप में जो कभी वर्षा के दिनों में चलते जाती है, एक होता है खुद से बारिश करवाना, उसी को आर्टिफिशियल वर्षा कहते हैं। सबसे पहले हम आर्टिफिशियल वर्षा को डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। आर्टिफिशियल वर्षा को हम लोग क्लाउड सीडिंग भी कहते हैं। क्लाउड सीडिंग एक मौसम को बदलने वाली टेक्नोलॉजी है जो कि पूरे विश्व भर में धीरे धीरे ये प्रसिद्ध होते जा रही है। यह चर्चा का विषय बनी हुई है। इससे आप जब चाहेंगे जहां चाहेंगे बारिश करवा सकेंगे। क्लाउड सीडिंग को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हमें नेचुरल वर्षा कैसे होती है उसके बारे में समझना होगा। आपके दिमाग में यह तो जरूर बात आ रही होगी, अरे ये नेचुरल वर्षा तो सभी जानते हैं, इसे तो हर बच्चा जानता है, तो मैं इसे क्यों बता रहा हूँ? तो मैं आपको बताते चलूँ कि अभी तक आपको बरसात का जो टेक्निक मालूम है, प्रोसेस मालूम है, वह बच्चा वाला ही मालूम है, लॉलीपॉप वाला मालूम है। ओरिजिनली में बरसात कैसे होती है अभी तक मैं दावा के साथ बता सकता हूँ कि 99% लोगों को ओरिजिनल वर्षा के बारे में उतने अच्छे से नॉलेज नहीं है। अभी तक हम सब यही जान रहे हैं कि नीचे जो वाटर बॉडीज़ होते हैं, जैसे तालाब हो गया, नदी हो गया, झरना हो गया, ये सब में क्या होता है, पानी जो है वाष्पीकरण होता है, इवेपोराइजेशन होता है। तो इवेपोराइजेशन की वजह से यहाँ से पानी ऊपर जाता है और ऊपर में ठंडा होकर के नीचे गिरता है। लेकिन ये प्रोसेस ऊपर वाला प्रोसेस है, इसको अच्छे से डिटेल में हम लोग आज जानते हैं। देखिए, वाटर बॉडीज में जब टेम्परेचर मिलता है, सूर्य की रोशनी पड़ती है, पृथ्वी की गर्मी पड़ती है, तो यह बॉडीज जो है वो वाष्प में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग इवेपोराइजेशन कहते हैं। तो ये वाष्प जो है, स्टीम्स जो है, गैसेज जो है, वो हवा में मिल जाते हैं। ठीक है, तो जब हवा में यह गैसेज मिल जाते हैं तो इसे हम लोग ह्यूमिड एयर कहते हैं, ह्यूमिडिटी जिसको कहते हैं। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो तो समझ लीजिए हवा में पानी की मात्रा ज़्यादा है, अगर ह्यूमिडिटी कम है तो समझ लीजिए हवा में पानी की मात्रा कम है। ह्यूमिडिटी अक्सर वर्षा के दिनों में बहुत ही ज़्यादा रहती है और गर्मियों के दिनों में कम रहती है। अब ये ह्यूमिड एयर, वाटर वेपर जो होते हैं वो धीरे धीरे लोअर एल्टीट्यूड से हायर एल्टीट्यूड में जाते हैं, मतलब पृथ्वी के सतह से ऊपर जाते हैं। आपको तो यह मालूम है कि पृथ्वी में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर डाउन हो जाता है ना, टेम्परेचर जो है वो गिरते जाता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के ऊपर जाते हैं तो ठंड बढ़ते जाती है। अब ये वाटर वेपर जैसे जैसे ऊपर जाती है, अपना हायर एल्टीट्यूड जो गेन कर लेती है, उसके बाद तो वहाँ पर इन्वायरमेंट ठंडा रहता है, तो ये उसमें कंडेंसेशन होता है ना। कंडेंसेशन का मतलब वही हुआ कि वाटर वेपर से पानी में बदलने के प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। तो वहाँ पर जा करके कंडेंसेशन होता है और वहाँ पर ये वाष्प जो है, वाटर वेपर्स जो हैं, वह पानी में तब्दील हो जाते हैं, स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स में। पानी में उतना ज़्यादा इसे नहीं, बहुत ही छोटे पानी का ड्रॉपलेट जिसको हम लोग समझ लीजिए कि उतने आसानी से देख नहीं सकते। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पानी तो चेंज हो गया तो अब तो नीचे गिरेगी। नहीं, अभी तो आधा से भी कम काम हुआ है। ये वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। ये क्या होता है कि लोअर टेम्परेचर के वजह से जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, खींचते हैं और एक दूसरे के अंदर में समा जाते हैं। मतलब धीरे धीरे एक वाटर वेपर दूसरे वाटर वेपर से मिलता है, दूसरा तीसरा से मिलता है, इस तरह करके धीरे धीरे वाटर वेपर जो है कंबाइन हो जाते हैं और इसी को हम बादल के रूप में ऊपर में देख पाते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो क्लाउड ऐसे ही बनते हैं, लेकिन अभी भी वर्षा नहीं होगी। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एक बादल में मिलियंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स रहते हैं। मतलब कल्पना आप नहीं कर सकते हैं जितना वाटर ड्रॉपलेट्स वहां पर मौजूद रहता है। ये तो हुआ एक नॉर्मल टाइप का बादल। एक और बादल रहता है जो कि आइस क्रिस्टल से बने हुए रहते हैं। मतलब कभी कभी क्या होता है कि कोई बादल जो एल्टीट्यूड है उससे और ऊपर चला जाता है ना, तो उसमें क्या होता है कि वाटर ड्रॉपलेट्स आइस में बदलते हैं, आइस क्रिस्टल्स में बदलते हैं। तो एक आइस क्रिस्टल्स फिर दूसरे आइस क्रिस्टल से मिलते हैं, फिर तीसरे आइस क्रिस्टल से मिलते, फिर
चौथे आइस क्रिस्टल से मिलते हैं। इस तरह कर करके एक बार एक कंबाइन बड़ा रूप ले लेता है और वह भी बादल के ही रूप में हमें दिखता है। मतलब अभी तक हम दो प्रकार के बादल को पढ़ चुके हैं, एक में वाटर ड्रॉपलेट्स रहते हैं और एक में आइस क्रिस्टल्स रहते हैं। आइस क्रिस्टल्स वाला जो बादल होता है वह ज़्यादा ऊंचा में रहता है और जो वाटर ड्रॉपलेट्स वाले बादल होते हैं वो कम ऊंचाई में रहता है। अब समझते हैं इन बादलों से वर्षा कैसे होती है। मतलब निचले वाले के बादल की बात करें तो अभी तक ये कंप्लीट बादल कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि एक दूसरे से वाटर ड्रॉपलेट्स मिलते मिलते एक ड्रॉप बनती है ना, और वो सारे ड्रॉप्स जो है अभी तक ये ऊपर जा ही रही है और जो है फिर ये हायर एल्टीट्यूड में जाती है जहाँ पर ये बर्फ में तब्दील हो जाती है ना। कंडेंसेशन से वहाँ पर डायरेक्टली फ्रीजिंग होता है। फ्रीजिंग मतलब वो जो बादल के जितने भी ड्रॉपलेट्स हैं वह जो है वहाँ पर बर्फ में कन्वर्ट होने लगते हैं। ये वहाँ पर जाती है जहाँ पर पहले से आइस क्रिस्टल्स वाले बादल मौजूद रहते हैं। तो वहाँ पर जाने के बाद फिर से क्या होता है कि ये जितने आइस क्रिस्टल, वाटर ड्रॉपलेट्स अब आइस क्रिस्टल्स में बदल गए, ठीक है। तो आइस क्रिस्टल्स जो है एक दूसरे से ये सब फिर मिलते जाते हैं। जितने बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े जो है एक दूसरे से मिलते हैं मिलते हैं मिलते हैं। ये प्रोसेस लगातार चलते रहता है और यह प्रोसेस तब तक चलते रहता है जब तक कि इसका वजन एक खास ऐसा वजन में ना पहुंच जाए जिससे ये ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे गिरना ना शुरू कर दें, है ना। मतलब वो हल्के रहते हैं तो ऊपर में रहते हैं। तो जैसे जैसे आइस क्रिस्टल्स एक दूसरे से मिलते जाते हैं इनका वजन बढ़ते जाता है। इनका वजन अगर एक खास वेट से ज़्यादा चला जाए, ओवर वेट चला जाए, तो यह नीचे गिरना शुरू कर देती है ना। हमारे इन्वायरमेंट में नीचे अर्थ की ओर गिरना शुरू कर देती है और यही प्रोसेस से बारिश की शुरुआत होती है। अब आपके दिमाग में आ रहे होंगे तो ये तो बर्फ का गिरने का बात हो रहा है, तो नीचे तो बर्फ गिरेगा। नहीं, बर्फ इसलिए नहीं गिरेगा क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि हमारे वायुमंडल में, इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में बहुत सारा फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है। तो आइस क्रिस्टल्स जब ऊपर से नीचे गिरते हैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन के वजह से हीट एनर्जी पैदा होता है। नीचे का इन्वायरमेंट तो ऑलरेडी गर्म रहता है, ऊपर से जैसे जैसे नीचे हम लोग आते हैं वैसे वैसे हीट बढ़ते जाता है, टेम्परेचर बढ़ते जाता है। तो जैसे ऊपर से नीचे आते जाता है ये जो है आइस क्रिस्टल्स, हमारा जो बर्फ़ है ऊपर से नीचे आते आते यह जो है पानी में तब्दील हो जाता है और इसी को हम लोग वर्षा कहते हैं। कभी कभी केस में क्या होता है कि बर्फ़ जो है बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। बर्फ़ इतने ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं कि ये फ्रिक्शन से भी पूरी तरीक़ा से पिघल नहीं पाते हैं और डायरेक्टली जो है बर्फ़ ज़मीन में गिर जाता है, पृथ्वी में गिर जाता है, जिसको हम लोग बर्फबारी कहते हैं। और कभी कभी ये होता है कि अगर मान के चलिए नीचे गिरने के समय में हमारा वायुमंडल का टेम्परेचर लो है या फिर जिस क्षेत्र में गिर रहा है, जैसे कश्मीर हो गया या ठंडे प्रदेश हो गए, जिस क्षेत्र में ये गिरता है वहाँ का इन्वायरमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर में रह रहा है, बहुत ही ज़्यादा लो है वहाँ का टेम्परेचर। तो आइस क्रिस्टल्स जो है वहाँ पर पानी में कन्वर्ट नहीं होते हैं। फ्रिक्शन के वजह से तो पतले होते हैं, तो वहाँ पर जो है ये स्नो के रूप में गिरते हैं, है ना। स्नो मतलब बर्फ के चादर, एकदम पतले पतले स्नो गिरते हैं, वहाँ पर लोग मज़े लेते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, बारिश वहाँ भी होती है लेकिन तरीका क्या है, स्नो के रूप में होता है। इसी को हम लोग स्नोफॉल कहते हैं। और वही अगर सेम केस में वायुमंडल अगर गर्म हो, गर्म देशों में, गर्म प्रदेशों में या आइस क्रिस्टल गिर रही है तो स्वाभाविक सी बात है ये गर्म होकर के जो है पानी में तब्दील हो जाएगी और पानी में तब्दील हो जाएगी तो जो नॉर्मल वर्षा होती है उसको हम लोग देख पाते हैं। ये एक्चुअल में हुआ नॉर्मल वर्षा होने की प्रोसेस। अब आप लोग कमेंट करके बताएं कि यह प्रोसेस आप में से कितने लोगों को मालूम थी, क्योंकि हम भी तो जाने कि इतना खोज करके, इतना रिसर्च करके जो वीडियो आप लोगों के लिए लाते हैं आप लोगों के कितने काम आता है। वापस टॉपिक में आते हैं। अभी तक हम समझ चुके हैं कि अगर बादल को पूरी तरीक़ा से ठंड करवा दिया जाए तो स्वाभाविक सी बात है, ठंड करवा दिया जाएगा तो उसके वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो आइस क्रिस्टल्स में बदलेंगे और एक दूसरे से कंबाइन होते रहेंगे तो फिर नीचे गिरेंगे ओवरवेट होकर के और उसी से वर्षा होती है। अच्छा, मतलब किसी तरीक़ा से अगर बादल को हम ठंडा कर दें तो खुद से बारिश करवा सकते हैं। हाँ, तो यहीं से शुरू होती है आर्टिफिशियल वर्षा। आर्टिफिशियल वर्षा के तो बहुत सारे प्रकार हैं लेकिन अभी तक सक्सेसफुल और सबसे ज़्यादा यूज किए जाने के लिए दो प्रकार के आर्टिफिशियल वर्षा का प्रोसेस अप्लाई किया जाता है। सबसे पहला होता है आइस क्रिस्टल्स, है ना। सेम वही चीज़ जो हम नीचे से जो है पृथ्वी से आइस क्रिस्टल्स लेकर के जाते हैं एरोप्लेन से और जा करके बादल के ऊपर में
छिड़क देते हैं। उससे क्या होता है, वहाँ पर जो है कंडेंसेशन प्रोसेस को बहुत ही ज़्यादा तेज करवा दिया जाता है। तो कंडेंसेशन तेज होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि जितने भी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो ड्रॉप्स में चेंज होंगे, ड्रॉप्स में चेंज होंगे, टेम्परेचर वहाँ पर ऑलरेडी माइनस में रहता है, तो क्या होता है कि सभी आइस में चेंज होंगे, आइस में चेंज होंगे, एक दूसरे से फिर चिपकेंगे, एक दूसरे से मर्ज करेंगे, बड़े आइस बनेंगे, ओवरवेट होंगे, वर्षा हो जाएगी। ये हो गया बर्फ वहाँ पर ले जा करके डालने का तरीका। दूसरा एक तरीका यह है कि आप अपने घर में देखें तो अगर मान के चलिए कि बॉयल पानी हो रहा हो, पानी बॉयल हो रहा हो, तो उसे अगर नॉर्मल इन्वायरमेंट में छोड़ दिया जाए तो वह जो है पानी नीचे नहीं गिरती है ना, वह इन्वायरमेंट में घुल जाती है, जिसको हम लोग मॉइस्चर कहते हैं, जो कि इन्वायरमेंट में होते रहता है। मतलब क्या होता है कि मतलब एक एक्सट्रीम केसेज में जा करके यहाँ पर क्या होता है कि इवेपोराइजेशन हुआ, इवेपोराइजेशन से ऊपर में जाता है, ऊपर में क्या होता है कि मतलब छोटे छोटे जितने भी कण होते हैं उसके परत में, मतलब कोई एक खास परत में जाकर मान के चलिए यहाँ से पानी ऊपर गया, पानी वाष्प ऊपर गया तो यहाँ से टकराएगा, है ना, तो टकराएगा तो स्वाभाविक सी बात है कंडेंसेशन होकर के यहाँ से जल्दी पानी गिरने का चांसेज बहुत ज़्यादा रहेगा। और इसको अगर हटा देते हैं तो फिर पानी ऊपर जाता है और ऊपर जा करके वापस वायुमंडल में घुलेगा, कोई ऐसा लेयर उसको मिलेगा जहाँ पर वो टकराएगा, कंडेंसेशन होगा और फिर जा करके वर्षा होगी। वर्षा का प्रोसेस यही है। आपके दिमाग में आ रहा होगा तो ऊपर में क्या चीज़ से बजा के बादल टकराती है, तो ऊपर में देखिए एक्चुअल में बात है कि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे ऐसे डस्ट पार्टिकल, टाइनी पार्टिकल्स अवेलेबल रहते हैं जो कि ऊपर में जो है ये लोगों का टकराने का एक लेयर क्रिएट हो जाता है, तो वहां पर जाकर के ये प्रोसेस होता है, लेकिन ये स्लो प्रोसेस होता है। तो इसके लिए क्या होता है कि साइंटिस्ट सिल्वर आयोडाइड जाकर के बादल में छोड़ते हैं। सिल्वर आयोडाइड जो होता है वह एक परत का काम करती है, ठीक है। आप अगर बाथरूम में नहा रहे हो, अगर आप स्टीम से नहा रहे हो या फिर गर्म पानी से नहा रहे हो, तो आप देखिएगा कि मिरर या फिर ग्लास में बहुत ही जल्दी वहां पर एक लेयर आ जाती है पानी की, है ना। या फिर कोई रूम के अंदर में आप हो, बरसात के दिनों में देखें तो अपना कांच की खिड़कियां में जाकर के देखें तो वहां पर जो है छोटे छोटे पानी की बूंद वहां पर क्रिएट हो जाती है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि साइंटिस्ट वहां पर सिल्वर आयोडाइड को जाकर के ऊपर में बादल में छिड़क देते हैं। तो बादल में छिड़क देने से क्या होता है कि वहां पर एक लेयर क्रिएट हो जाता है, और लेयर क्रिएट हो जाने के बाद कंडेंसेशन को जो है, इस वजह से कंडेंसेशन बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाती है। कंडेंसेशन फास्ट होगा फिर वाटर ड्रॉपलेट्स बनेंगे, वाटर ड्रॉपलेट से फिर वहीं पर आइस क्रिस्टल्स बनेंगे और आइस क्रिस्टल्स एक दूसरे से कंबाइन होते जाएंगे और फिर फाइनली वर्षा हो जाएगी। तो ये दूसरा तरीका है बारिश करवाने का। सिल्वर आयोडाइड को डायरेक्टली हम नीचे जमीन से रॉकेट के माध्यम से बादल में इंसर्ट करवा सकते हैं, या फिर प्लेन से भी जा करके उसके ऊपर में हम सिल्वर आयोडाइड को छिड़क सकते हैं। ये तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान और अच्छा तरीका होता है, इसलिए सिल्वर आयोडाइड को हम लोग क्लाउड सीड्स कहते हैं। ये तो हुई आर्टिफिशियल रेन। अब इसे रोक कैसे सकते हैं? आपके दिमाग में ये चीज़ जरूर आ रहा होगा। 2 सेकंड वीडियो को पॉज करके या 10 सेकंड वीडियो को पॉज करके आप दिमाग लगाएं कि कैसे वर्षा को रोका जा सकता है। तो वर्षा रोकने के लिए इसी के पीछे सब कुछ लॉजिक छिपा हुआ है। सबसे पहला बात यह है कि हम जब चाहें बारिश करवा सकते हैं, जहाँ चाहें बारिश करवा सकते हैं। तो मौसम विभाग में मान के चलिए कि आने वाले 10 तारीख से 15 तारीख के बीच में किसी खास क्षेत्र में, मान के चलिए हमारे रांची में 10 से 15 के बीच में बहुत ही ज़्यादा भारी वर्षा होने वाली है, और वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत ही बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, मान के चलिए, ठीक है। तो हम लोगों को उस समय उस वर्षा को रोकना है। तो वर्षा को रोकने का एक ही लॉजिक है, हम क्या करेंगे, जो 10 से 15 तारीख के बीच में जो बारिश होने वाली है उस बारिश को 5 से 10 के बीच में करवा देंगे। समझ रहे हैं ना। अब ये तो आपके दिमाग में आ रहा होगा ऐसे कैसे होगा। कारण यही है, बादल तो हमारे वही हैं, ठीक है। जो बादल 10 से 12 के बीच में, मतलब अभी जो बादल क्रिएट हुए हैं वाटर ड्रॉपलेट्स, 10 से धीरे धीरे समय होते होते वो ठंडा होगा, ठंडा होकर के ऑटोमेटिक बारिश में कन्वर्ट होगा, है ना। तो उसको क्या करेंगे, उस प्रोसेस को हम बढ़ा देंगे। मतलब 5 तारीख से ही उस बादल में हम लोग कंडेंसेशन का प्रोसेस बढ़ा देंगे। मतलब वही क्लाउड सीड्स जो सिल्वर आयोडाइड है उसको हम लोग छिड़क देंगे, उस वजह से कंडेंसेशन का प्रोसेस बढ़ेगा। कंडेंसेशन का प्रोसेस बढ़ेगा तो फिर आइस क्रिस्टल तेजी से बनेंगे, और आइस क्रिस्टल तेजी से बनेंगे तो फिर बारिश स्वाभाविक सी बात है कि आराम से हो जाएगा। तो उस वर्षा को जो 10 से 15 तारीख के बीच में होगा वो 5 तारीख से ही हम शुरू करवा दे सकते हैं, ये क्लाउड सीड्स के माध्यम से। मतलब
10 से 15 तारीख के बीच में हमारा बारिश उस समय खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि जो क्लाउड से उस समय जो बारिश होने वाली थी उस क्लाउड को हम 5 से 10 के ही बीच में खत्म करवा दे चुके हैं। उस समय क्लाउड ही नहीं रहेगा तो बारिश कहाँ से होगा। इस प्रोसेस से हम जहाँ पर भूखमरी हो रही हो, सूखा हो रहा हो, वहाँ पर ऑटोमेटिकली हम बारिश करवा सकते हैं, प्रदूषण से दूरी बना सकते हैं, पानी की कमी को खत्म कर सकते हैं। इन सारे परेशानियों से हम आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। और यही कारण है कि दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन की जरूरत पड़ रही है। एक्चुअली बात यह है कि दिल्ली में प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा चरम सीमा पर है, मतलब पीक स्टेज पर है, जिसको कहते हैं कि उससे ऊपर जाएगा तो वहाँ लोगों का जीना जो है दुहार हो जाएगा, मतलब एक्सट्रीम लेवल पर। वहाँ पर अब ह्यूमन सर्वाइविंग का जो केसेज है वहाँ पर धीरे धीरे घटने लगेगा, लोग वहाँ से भागना शुरू कर देंगे, इतना ज़्यादा प्रदूषण हो गया है। और वहाँ पर नेचुरल वर्षा हो नहीं रही है, हो भी रही है तो मॉडरेट वर्षा हो रही है, मतलब हल्का फुल्का शॉवरिंग हो रहा है, हल्का फुल्का बारिश हो रही है, उससे तो काम होने वाला नहीं है। मतलब अगर प्रदूषण को कम किया जाए, कम करना हो तो फिर उसमें हैवी बारिश करवाना जरूरी है। मतलब हैवी बारिश से प्रदूषण कैसे कम होता है? तो प्रदूषण कम होता है। जैसे बात यह है कि जितने भी हमारे एयर पोल्यूटेंट्स हैं जो है वो हवा में घुला हुआ रहता है, तो हवा में जैसे ही बारिश आता है तो वो सारे जो है बारिश के पानी के साथ घुल जाते हैं, और वो पानी के साथ घुलने के साथ में नीचे ज़मीन में वह गिर जाती है और पानी के साथ बह के निकल जाती है। तो इस प्रोसेस से आर्टिफिशियल वर्षा से जो है हम आराम से जो है प्रदूषण को कम कर सकते हैं, और दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा यही कदम उठाने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में सरकार को 3000 करोड़ से भी ज़्यादा का खर्चा होने वाली है। इस प्रोसेस को दुनिया भर में ऑलरेडी यूज किया जा रहा है। 2024 में आप लोगों को मालूम है कि दुबई जैसे सुखाड़ रेगिस्तान क्षेत्र में भारी वर्षा हुई थी और वहाँ पर बाढ़ आई थी, है ना। आप लोग अगर न्यूज़ में पढ़े होंगे तो शायद आपको मालूम होगा, वीडियोज़ में देखे होंगे कि दुबई में बाढ़ आ गई, दुबई में बाढ़ आ गई, मतलब रेगिस्तान में भी बाढ़ आ सकता है। तो कारण है क्लाउड सीडिंग, आर्टिफिशियल वर्षा। मतलब आर्टिफिशियल वर्षा से कुछ भी किया जा सकता है। आर्टिफिशियल रेन को अगर अच्छे से मैनेजमेंट नहीं किया जाए, अच्छे से इसको अगर करवाया नहीं जाए, सही प्रोसेस से करवाया नहीं जाए, तो शायद ये अनसक्सेसफुल भी हो सकता है, या फिर सक्सेसफुल होगा तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि बारिश बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर बारिश हो जाएगी और बाढ़ के भी चांसेज बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए इसे बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग के साथ करना पड़ता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर बताएं, अपनी राय दें, और अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके काम आया है तो दोस्तों के साथ शेयर करें। और एक सबसे बड़ा रिक्वेस्ट होता क्या है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे ही यूनिक इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।